तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और सबसे पहले अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और हम क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इनको देखते हैं। तो देखो एक डायग्राम के थ्रू बनाता हूं मैं, वहां से आपको चीजों को सिखाता हूं। देखो आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं। मैंने बोला कंपाउंड ए, और मैंने ये कंपाउंड ए जो है ना, मैंने ये बोला ये है सुक्रोज। क्या है ये? सुक्रोज। सुक्रोज समझते हो, चीनी। तो मैंने क्या किया, पानी में चीनी मिला दी। सेकंड मैंने केस क्या लिया, मेरे पास फिर से कंटेनर है और अब की बार गर्मियों में आप पीते हो ग्लूकोज, तो मैंने क्या किया, अब की बार पानी में मिलाया ग्लूकोज। 3 अलग अलग कंपाउंड ले रहा हूं। थर्ड, ग्लूकोज का छोटा भाई होता है फ्रक्टोज, छोटा क्या जुड़वाई होता है, तो फ्रक्टोज। तो देखो 3 कंटेनर लिए, एक में ग्लूकोज, एक में फ्रक्टोज और एक में सुक्रोज। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके अंदर से लाइट को पास किया। इसको पास किया, लाइट को। अब जब भी मैं लाइट को पास कर रहा हूं तो ये जो लाइन है ना, लाइट है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, जिसको मैं पीपीएल बोल रहा हूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दैट मीन्स लाइट सेम प्लेन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तीनों से मैंने किसको पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो लाइट पास हो रही है, पीपीएल और पीपीएल। यहां क्या हुआ, लाइट जैसे थी वैसे के वैसे ही सीधे निकल गई, जैसी आ रही थी वैसे के वैसे सीधे निकल गई। तो जरा मुझे बताओ, क्या लाइट के साथ कोई इंटरफेयर हुआ? दैट मीन्स कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट। ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, लाइट्स होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो लाइट के डायरेक्शन को बदल दें, यानी लाइट के साथ छेड़खानी कर दे कि लाइट जा रही है, उससे पूछ लिया अरे कहाँ जा रही है, हाँ, लाइट को छेड़ दिया, लाइट का छेड़खानी कर दी, तो वो क्या होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो नहीं छेड़ रहे हैं वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बेचारे क्या है, ये बेचारे हैं ऑप्टिकली हाँ इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो पता चला? देखो जब भी आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, तो यहीं पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इनको हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, है ना, तो घबराना मत। जब भी हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 2 कंपाउंड्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड्स, and the second one is racemic mixture, racemic mixture। तो जब भी हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा 2 कंपाउंड आने चाहिए, या तो वो मीजो कंपाउंड होंगे या वो फिर रेसमिक मिक्सचर होंगे। बोलो पता चला? चलो यहां देखो, ग्लूकोज, लाइट जा रही है, ग्लूकोज ने पूछ लिया कहां जा रही है ना, तो ये बोली कि क्लॉकवाइज जा रही हूं। बता, क्लॉकवाइज जा रही हूं, तो छेड़ दिया ना लाइट को, और लाइट को छेड़ दिया तो लाइट क्या हो गई, ऑप्टिकली, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। लाइट क्या हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव। जब भी आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पढ़ोगे तो वहां पे मेनली 2 कंपाउंड्स पढ़ोगे। कौन कौन से कंपाउंड पढ़ोगे? एक तो पढ़ोगे एनेंशियोमर्स। क्या पढ़ोगे? एनेंशियोमर्स। तो एक तो होगा एनेंशियोमर्स, सेकंड वन इज डायास्टीरियोमर, ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना, पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें भी किसका है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी किसका पार्ट? कॉन्फिगरेशनल का, ठीक है, याद रखना बेटा, कॉन्फिगरेशनल का। पिछले लेक्चर में कराया ही मैंने, बताया है आपको, है ना, तो मैं बस वो दोबारा चीजें बता रहा हूं। तो जब भी आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पढ़ोगे 2 तरह के होंगे, या तो एनेंशियोमर या फिर डायस्टीरियोमर। बोलो पहचान पाए? पता चल रहा है? अब सुनो आगे, देखो जो लाइट को रोटेट करे क्लॉकवाइज, जो लाइट को रोटेट करे क्लॉकवाइज, लाइट रोटेट हो रही है कैसे?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं समझे तो देखो ना यार, एक घड़ी है, देखो ये रही दो सुई, कैसे घूमती है, टिक 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 टिक, ऐसी तो घूमती है। तो कैसा घूम रही है, क्लॉकवाइज, दिख रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी, तो घड़ी की तरह घूम रही है, इसलिए क्या बोला, क्लॉकवाइज। कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ना, देखो जो क्लॉकवाइज घूमती है ना उसको हम लोग बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं, डी फॉर्म। डी फॉर्म का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, सुक्रोज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रीवियस ईयर नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो सुक्रोज है, पता चल रहा है, याद रखना। क्यों होगा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। नेक्स्ट, इसी को हम लोग डी फॉर्म को ही कई बार क्या बोल देते, आर फॉर्म बोल देते। क्या बोल देते, आर फॉर्म। तो अगर कभी डी फॉर्म की जगह, देखो डी मतलब स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, कैपिटल डी अलग चीज है, वो बताऊंगा, वो भी अभी चिंता मत करो, हम बात कर रहे हैं स्मॉल डी, पता चला। तो आर फॉर्म भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, यहां से भी लाइट गई, अब इसने भी छेड़ दिया, बोला कहां चली, बोली एंटी क्लॉक चली, बोला ठीक है। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, लाइट से इंटरफेयर किया ना, तो लाइट क्या हो गई, ऑप्टिकली, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव। पहले बेचारी सीधे सीधे जा रही थी, छेड़ दिया, दूसरी गली में चली गई है। बोलो कैसा रोटेशन है, क्लॉक एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बोलो पता चल रहा है। अच्छा देखो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके भी एनेंटियोमर डायस्ट्रीमर होंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिव के दो ही होते हैं, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं, यहाँ लिख दिया है, ये कंफ्यूज मत होना, सर इस ऑप्टिकली एक्टिव के दो है, इसके भी दो है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो या तो वो एनेंटियोमर होंगे या वो डायस्ट्रीमर होंगे, दैट्स इट। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो मीजो कंपाउंड होंगे या फिर रेसिमिक मिक्सचर होंगे, दैट्स इट। पता चला, तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सेम। पता चला, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी बेटे, पता चल रहा है, हाँ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, एंटी क्लॉक घूम रही है इसलिए इसको बोलते हैं एल फॉर्म, एल फॉर्म, हाँ एल मतलब लीवो रोटेटरी, तो ये क्या है, ये लीवो रोटेटरी है। और कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, एस फॉर्म भी बोल देते हैं। ये कैसे घूम रही है, घड़ी कैसे घूम रही थी ऐसे, लेकिन ये कैसे घूम रहा है ऐसे, दो घड़ी के देखो अपोजिट आ रहा है ना, ऐसे मिला पाओगे, बोलो पता चला, शाबाश। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कैसे होते हैं। अब इसको आप नोट करो, फिर हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली हम कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। तो करो बेटा जरा नोट। चलो तो बेटा देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं। देखो कोई भी आपको सब्सटेंस अगर दे दिया जाए, तो एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैं लिख रहा हूं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, तो बेटा अपन लोग यूज करते हैं हमेशा किसको, पोलरीमीटर, किसको, पोलरीमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो पता होना चाहिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, पोलरीमीटर को। लेकिन क्या हर किसी इंसान के पास पोलरीमीटर है, नहीं है, तो फिर वो कैसे बेचारा चेक करेगा, सोचो। तो साइंटिस्टों को भी ये टेंशन हुई, बोले यार हमारे पास तो हमने चेक कर लिया, लेकिन आम इंसान कैसे चेक करेगा, स्टूडेंट कैसे चेक करेंगे, तो हर किसी के कॉलेज में पोलरीमीटर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, यानी उन्होंने क्या दिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू चेक ऑप्टिकल
एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होगा, जिसके पास फर्स्ट कायरल कार्बन या फिर एटम इज प्रेजेंट, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कायरल कार्बन या कायरल एटम प्रेजेंट हो। तो बहुत लोग इसको चिराल चायरल बोलते हैं, ये कायरल है, आप कायरल बोल सकते हो ना। तो कायरल कार्बन या कायरल एटम। अब क्या होता है कायरल कार्बन, अपन से पूछा जा रहा है क्या होता है कायरल कार्बन। तो बोलो क्या होता है कायरल कार्बन, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन which having all the four valencies are different। वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। कैसे, देखो मैंने बोला C X Y Z और W, तो WX Y और Z। तो देखो चारों वैलेंसी का मतलब चारों बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं, चारों क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन के ऊपर कैसा साइन लगा दो, स्टार का मार्क लगा दो, ताकि आप पहचान लो कि वो कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन। बोलो पता चला। सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में बोलते हैं POS। एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो, क्या हो, एब्सेंट हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री को लिखते हैं COS। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पता चला। जब ये एब्सेंट होती है तभी कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। चलो एक दो एग्जांपल देख ले। देखो मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने बोला मेरे पास ये एक कंपाउंड है, मुझे बताओ इस कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसको मैं बीच में से इक्वल प्लेन में काट सकता हूं, यानी POS क्या है, प्रेजेंट है। अच्छा क्या इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मैं यहां से यहां जाऊंगा और यहां से यहां, जितना मुझे यहां जाने में लग रहा है उतनी मुझे यहां जाने में लग रहा है, जितना डिस्टेंस मुझे यहां जाने में लग रहा है उतना ही यहां जाने। सपोज मैं बीच में खड़ा हूं, जितना मैं यहां जा रहा हूं उतना ही मैं यहां पे भी जा सकता हूं, जितना यहां जा रहा हूं उतना ही यहां जा सकता हूं। दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या हो गई, प्रेजेंट है। बोलो कंपाउंड कायरल या मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, बोलो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली, हाँ तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहचान पा रहे हो। चलो एक और पहचानोगे। मैंने आपको कंपाउंड दिया है, ज्यादा बड़ा बन गया, देखो मैंने आपको कंपाउंड दिया CH3 और CH3। अब बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ध्यान से देखो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ। सबसे पहले देखो इसको बोलते हैं डैश और इसको बोलते हैं वेज। आने वाला है, ज्यादा देर नहीं है, 5-7 मिनट में आ जाएगा। वेज डैश, डैश का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे बताता हूं। ये एक स्ट्रक्चर है ना, वेज का मतलब मानो ये ऊपर है और डैश का मतलब ये नीचे है। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कैसे है, एक ऊपर है एक नीचे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, एक तो ऊपर की तरफ प्लेन है एक नीचे की तरफ है, तो POS तो क्या हो गई, हाँ
तो लिख दूं पीओएस एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बात हो रही है किसकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो एक यहाँ है और एक कहां पे है, यहाँ पे। देखो दिख रहा है, दिख रहा है, अब दिखेगा ना। देखो कोई छोटी सी लूं क्या, तो चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये हो गया, दो दिख रहे हैं आपको। अब बताओ क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या इस पॉइंट से बीच में कट करके नीचे वाले पॉइंट पे जा सकता हूं? अरे क्या कह रहे हो, ये देखो यार, ये रहा सेंटर ऑफ मास, लगाओ ना, फिजिक्स भी लगाओ। ये ऐसे, यहां से ऐसे गया, इसको बीच में से काटा, शिवी के जागरण का फोटो है ना, इसमें बीच में से गया और इसको टच कर गया ना, कर सकता है पक्का? अरे बोलो। अच्छा, और यहां तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, एक इंसान था, इस कोने से चला, नीचे आया और इस कॉर्नर पे पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और यहां तो ऑलरेडी है ही, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, तो हमें तो दोनों देखनी होती है, तो कॉस प्रेजेंट है। बोलो कंपाउंड ऑप्टिकली, तो OI लिख दूं शॉर्ट में। चलो एक और बताओगे, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो CS3 और CS3, बोलो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है यार, क्यों नहीं है? दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, देखो दोनों के दोनों ऊपर है, अपोजिट उसमें है ना। किसने बोला कि ऐसे करके काटो बीच में से, किसने बोला ऐसे काटो? किसी ने नहीं बोला, ऐसे काट लो तब इक्वल कट जाएंगे। दैट मीन्स दोनों के दोनों ऊपर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे काट डालता हूं, ये लो। बोलो है प्लेन ऑफ सिमेट्री? दिख रही है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही है? हाँ, तो इसका मतलब पीओएस तो प्रेजेंट है। कॉस बताओ, कॉस एब्सेंट होगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि दोनों एक ही उसमें, तो नीचे जा ही नहीं पा रहे। पता चला? एक और बताओगे? बताऊं, दोबारा बताऊं? पता चल गया, शाबाश। एक और देखें, चलो ये बताओ, एग्जाम्पल नंबर 4, COOH COOH OHH OHH, और एक ये बता देना 5th COOH COOH OHH H और OH। बोलो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? अगर मैं इसको बीच में से काट डालूं तो क्या ऊपर नीचे बराबर हो गए? इसका मतलब पीओएस प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल में हम लोग नॉर्मली पीओएस ही देखते हैं, हमें सीओएस देखने की जरूरत नहीं है। सीओएस आपको सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में देखना है, नॉर्मल कंपाउंड्स आपको सीओएस देखने की जरूरत नहीं है ना। अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है, कम करना है, समझ आया? तो इसका मतलब पीओएस प्रेजेंट है, तो कंपाउंड क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको बोलते हैं बेटा, इस कंपाउंड का नाम है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड। ये वाला क्या है, इसका भी नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड, है ना। हाँ, दोनों सेम ही तो कंपाउंड है भाई, दोनों सेम कंपाउंड है, OH की पोजीशन तो डिफरेंट है। अगर मैं बाल उठाने जगह नीचे गिरा के आ जाऊं तो मैं ही, समझ रहे हो? हाँ, तो अच्छा इसमें बोलो पीओएस प्रेजेंट है, इसमें पीओएस क्या है? हाँ, पीओएस एब्सेंट है, इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली, शॉर्ट में OA लिख दूं, OA मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो क्या इतनी बात पहचान गए? हाँ बोलो, बताओ। हाँ नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखनी नहीं है नॉर्मली, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री मत देखो। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे स्ट्रक्चर्स में देखनी है जब साइक्लिक हो। नॉर्मली मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, आप बस पीओएस पे टिके रहो, ज्यादा नहीं सोचना है, कम उसमें ही साइज सही कर लेना है, ठीक है? पता चला? अब एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों चीजों को देख करके, है ना। तो करो जरा, करो बेटा नोट। चलो तो बेटा देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां तक तो देखो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी, अब ये भी तो सीख ले कि कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। तो कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी निकालेंगे, देखते जाओ और समझते जाओ। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें अब सिखाने वाला हूं, है ना, तो बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेज डैश स्ट्रक्चर के बारे में।
अभी ये लंबा जाएगा, 2 से 3 लेक्चर लेके जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कहाँ पे, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के, है ना। तो हाँ हाँ, SN1 SN2 और भी कई जगह पे आएंगे अभी, है ना। तो देखो वेज डैश स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वेज डैश स्ट्रक्चर। देखो मैंने बोला कार्बन है या कोई भी एटम है और यहां पर ऐसे बना हुआ है, देखो ये इसको बोलते हैं वेज, ये है डैश। देखो जो डैश होता है ना बच्चों, वो होता है इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर, ऐसे इसके अंदर। ये अगर बोर्ड एक प्लेन है तो प्लेन के अंदर है डैश, तो प्लेन के बाहर कौन होगा, वेज। तो एक स्ट्रक्चर है ऐसा प्लेन के अंदर, तो ये वेज, ये कहां पे, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर है। अभी दिखा रहा हूं कैसे, घबराओ मत। ये जो है इनको कुछ नहीं बोलते, सिंपल बॉन्ड है, ये इन द प्लेन है, इन द प्लेन या ऑन द प्लेन ऐसे बोल रहा, ऑन द प्लेन, ये प्लेन पर है। कैसे, देखो एक मिनट, एक मार्कर और जिसको हम कभी यूज नहीं करते, ग्रीन वाला बेचारा, है ना, ऐसी नया नवेला आके रखा हुआ है। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी है, सारे बोलो। हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देखो टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो एक है आउटसाइड द प्लेन, मैंने बोला ये दो प्लेन में, ये दो प्लेन में, यानी ये ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड जो है वो ये वाले हैं, तो ग्रीन और रेड कहां पे, प्लेन पर है। तो ये क्या है, प्लेन के बाहर दिख रहा है ना। अब एकदम सीधा थोड़ी निकलेगा 90 डिग्री, एक एंगल बना रहा होगा ना, ये प्लेन के बाहर, और ये क्या है, ब्लैक वाला प्लेन के, दिख रहा है, देखो ये वाला और ये वाला प्लेन पे दिख रहा है, ये वाला और ये वाला प्लेन पर है, ये प्लेन के बाहर दिख रहा है निकलता हुआ, और ये प्लेन के अंदर दिख रहा है। क्या है यार, चलो कोई बात नहीं, बोलो दिख गया, पता चल गया, चलो शाबाश। तो कोई डाउट, अब जो प्लेन के बाहर है वो वेज, जो प्लेन के अंदर है वो डैश, और जो सिंपल लाइन से बने हुए हैं वो ऑन द प्लेन, वो प्लेन पर है। पता चला, प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, है ना, ये वाला प्लेन, ये वो एरोप्लेन समझ रही थी, खुश हो रही थी, अरे वाह एरोप्लेन, है ना। चलो देखो, अब हमेशा कुछ बातें जो याद रखनी है ना, सबसे पहले ऑलवेज कुछ रूल्स है। पहला रूल, ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप या ऑफ एटम, एटम लिखो आप, हमेशा नंबरिंग स्टार्ट करनी है प्रायोरिटी के बेसिस पे, कैसे करके बताऊंगा, पहले लिख रहा हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ एटम या ऑलवेज स्टार्ट नंबरिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ एटम, है ना। और प्रायोरिटी ऑफ एटम ऑलवेज चेक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या करना है, हमेशा प्रायोरिटी चेक करनी है। पता चला, बहुत बढ़िया। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम का मतलब क्या है, दैट इज आइसोटोप्स आर गिवन, अगर आइसोटोप दिए देन priority order is always according to atomic mass। तो प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे, एटॉमिक मास के। कैसे, एक एग्जांपल से करते हैं सारे। देखो मेरा पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो देखो ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। अब सबसे पहला नंबरिंग करनी है प्रायोरिटी ऑफ एटम के अकॉर्डिंग, और प्रायोरिटी के लिए क्या चेक करते हो, एटॉमिक नंबर। देखो कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, कौन जुड़ा है, कार्बन, कौन जुड़ा है,
कार्बन, कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। अब नंबरिंग करो, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का। कितना होता है? 8। तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 1। देन कौन है? दोनों कार्बन। अब दोनों कार्बन तो क्लैश हो गया, दोनों के दोनों कार्बन है, तो यहां कार्बन के बाद कौन आ रहा है? लेकिन यहां कार्बन के बाद कौन आ रहा है? तो बोलो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? COH की। पता चला कैसे देख रहे हैं? यानी अगर पहला एलिमेंट, पहला एटम सेम है तो दूसरा देखो, दूसरा सेम है तो तीसरा देखो, तीसरा सेम है तो चौथा देखो। अब ये देखने पड़ेंगे, है ना। देन थर्ड तो ये है ही, लास्ट वाले को कभी भी नंबरिंग नहीं देते, तो लास्ट वाले को कभी नंबरिंग नहीं करना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जरा बताओ कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? तो कैसे रोटेट हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है तो कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। बोलो पता चला? बोलो पहचान लोगे? बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव? हाँ, तो ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें भी जो लाइट को रोटेट करेगा वो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। तो ये लाइट को कैसे रोटेट कर रहा है? ये खुद नहीं घूम रहा है। सुनो, दिमाग में आता है अरे कंपाउंड तो खुद क्लॉकवाइज घूम रहा है। कंपाउंड नहीं घूम रहा है, इसका सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन से जब लाइट जा रही है ना, तो लाइट घूम रही है, कंपाउंड नहीं घूम रहा है। ज्यादातर बच्चे ये दिमाग लेके बैठे रहे भैया कंपाउंड घूम रहा है, कंपाउंड नहीं घूम रहा है। सुन रहे हो? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। मैंने बोला C और अगेन COOH और D और H और CS3। बोलो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी? COH। तो इसको लिख दूं नंबर 1। बोलो हाँ या ना? तो ये आ गई नंबर 1। सेकंड प्रायोरिटी किसकी? CS3 की। वेरी गुड। अब ये दो बचे, D मतलब ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का भी 1, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2। और अगर आइसोटोप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हो? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो थर्ड प्रायोरिटी किसकी? ड्यूटेरियम। तो रोटेशन कैसे हुई? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोलो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है? हाँ क्लॉकवाइज और ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म। बोलो पहचान पाए? एक और दूं, थर्ड देखो, कार्बन और CS3 NH2 H और OH। बोलो सबसे पहली प्रायोरिटी बोलो ऑक्सीजन, सेकंड बोलो नाइट्रोजन, और थर्ड बोलो कार्बन। फोर्थ को नंबरिंग नहीं देंगे। तो चलो रोटेशन कैसे हुई? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे एक रूल और ऐड करूं क्या? यहां ऐड करता हूं, अगर कभी भी ऐसे लिखते हैं, ऑलवेज प्लेस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन डैश पोजीशन। डैश पोजीशन, हमेशा लो प्रायोरिटी ग्रुप को कहां पे रखना है? डैश पोजीशन। अगर एग्जामिनर ने रख के दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं रख के दिया तो हमें रखना पड़ेगा। कैसे? अगले में देखते हैं। पहले बताओ 1 2 3, लो प्रायोरिटी को हम देख नहीं रहे। 1 2 3 बोलो कैसा है? कैसा? एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक है तो कौन सी फॉर्म? एल फॉर्म। बोलो समझ पा रहे हो? अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, लो एग्जांपल नंबर 4, आप लोग बताना। कार्बन OH CS3 COOH, ऐसे लिखते हैं, COOH और H। बोलो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? OH की। OH की भाई। सेकंड, थर्ड, बोलो कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने तो क्या बोला, लो प्रायोरिटी को कहां रखोगे? डैश पर। लो प्रायोरिटी किसकी? इसका मतलब हाइड्रोजन को यहां से खुदा के यहां ले आओ। बोलो सिंगल जंप में आ गया तो इसको बोलते हैं ऑड जंप। क्या बोलते हैं? ऑड जंप। कैसी जंप हो गई? ऑड जंप हो गई। अगर ऑड जंप हो गई
तो अब अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो रियल में होगा क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर डी फॉर्म है और उसमें ऑड जंप हो रही है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल फॉर्म। देखने में क्या लगेगा, डी फॉर्म है, लेकिन हो क्या जाएगा, एल फॉर्म। सेम अगर एल फॉर्म है और ऑड जंप हो रही है तो कैसा लगेगा, डी फॉर्म। तो अभी देखने में कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन रियल में कैसा है, एंटी क्लॉक, यानी कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म है। हम कौन सी समझ रहे थे, डी फॉर्म। और इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। हाँ, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यही क्या है बच्चों, अपनी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो पता चला, जब डी से एल बन जाए, देखने में डी लगे लेकिन हो एल, या देखने में एल लगे लेकिन हो डी। और ऐसा कब होगा, ऑड जंप। ऑड जंप का मतलब या तो एक बार कूदे, या 3 बार कूदे, या 5 बार कूदे, या 7 बार कूदे, उसको क्या बोलते हैं, ऑड जंप बोलते हैं। पता चला। चलो अब बाकी वाला कर लेना वीडियो से। अब थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, अब थोड़ा सा चीजें जरूरी आ गई हैं और समय का अपने पास अभाव है और ये पार्ट मुझे कंप्लीट कराना ही है एनी हाउ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लें। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 देखो, सी एच और यहां पर ओ एच और यहां सी ओ एच और दिस इज CH3 लिख दिया। करें नंबरिंग। बोलो सबसे पहली प्रायोरिटी OH, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी फॉर्म लग रही है, एल फॉर्म। लेकिन मैंने क्या बोला, लो प्रायोरिटी को कहां रखते हैं हमेशा, डैश। अब डैश पे कैसे आएगा, एक बार यहां से कूद के यहां आएगा, डायरेक्ट नहीं कूद सकता, पड़ोस पड़ोस भी तो कूद के जाएगा, है ना। तो एक बार तो यहां आया और दोबारा यहां आया, तो कैसी जंप हुई, इवन जंप। 2 ऑड मिला के क्या बनेगा, एक इवन। 1 और 1 मिला के क्या बनेगा, 2। 3 और 3 मिला के क्या बनेगा, 6। 5 और 5 मिला के क्या बनेगा, 10। तो 2 ऑड मिला के क्या बना, इवन। यानी ये कैसी जंप है, ये दोनों मिला के इवन जंप। और जब भी इवन जंप होगी, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कौन सी फॉर्म है ये, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब कैसी फॉर्म, एल फॉर्म। तो हम बोल रहे हैं एल फॉर्म है। अब एक जंप हुई तो एल से क्या बना, डी। फिर एक जंप और हुई तो डी से क्या बना, एल। यानी एल का एल ही रह गया ना। यानी अगर डी फॉर्म था तो इवन जंप होने पे डी फॉर्म का डी फॉर्म ही रहा। या अगर एल फॉर्म था तो इवन जंप होने पे, हाँ, इवन जंप होने पे एल फॉर्म का एल फॉर्म ही रहा। और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वहीं अटका रह गया ना, तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो बोलो पता चला रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है। बोलो पहचान सकते हो। 2-1 क्वेश्चन दे दूं, करने की ट्राई मारो, है ना। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिशर प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे और फिर एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर को भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखो मेरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। ये आप लोग करो। सी, एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, COOH, Cl, F और NH3 NH2। लो बताओ, लगाओ दिमाग लो, बोलो डी या एल, बोलो क्लॉक या एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। और कोई, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, मैं भी देख लूं क्या। बोलो बोलो, कैसा, क्लॉकवाइज। चलो देखें, तो क्या बोल रहे हो, क्लॉक या एंटी। एंटी और क्लॉक, एंटी क्लॉक या क्लॉक, क्लॉकवाइज। तुम लोग बोल रहे हो एंटी क्लॉक, तुम क्लॉक बोल रहे हो, तुम एंटी क्लॉक, तुम क्लॉक। चलो देखें, चलो याद रखना किसने क्या बोला है। फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे कम एटॉमिक नंबर, सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे ज्यादा क्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन।
रोटेशन कैसी हुई, क्लॉकवाइज। लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ है ना, लो को तो हम नंबरिंग करते ही नहीं है, पहली बात तो मैं 4 लिख ही नहीं रहा। लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां रहते हैं, डैश, तो कैसी जंप, इवन। इवन जंप मतलब डी फॉर्म का डी फॉर्म, यानी आंसर इज क्लॉकवाइज। चला, आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज। पहचान पाओगे, आसान है। एक और दूं, चलो ये वाला करो, एग्जाम्पल नंबर 7। इसका मतलब ये पता पड़ गया ना, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या रहता है ना, सर सीओएच की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। नहीं, एटॉमिक नंबर देखोगे भाई, है ना। बोलो, एडीटी और CS3, बोलो कैसा, क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। देखो, ट्रीटियम, ट्रीटियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 होगा। मैंने क्या बोला, जब भी आइसोटोप आए तो भैया 1 1 1 2 और 1 3, तो एटॉमिक मास देखेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी, CS3 की, हाँ कार्बन भी तो है। सेकंड प्रायोरिटी ट्रीटियम, थर्ड प्रायोरिटी, और फोर्थ तो हाइड्रोजन नंबरिंग कर ही नहीं रहे। तो बोलो कैसा हो रहा है रोटेशन, क्लॉकवाइज। देखा घड़ी ऐसे टिक 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 टिक, तो क्लॉकवाइज। लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां होता है, यानी कैसी जंप हुई, ऑड जंप हुई। और ऑड जंप होने की वजह से क्लॉक का क्या हो गया, एंटी क्लॉक, यानी कौन सी फॉर्म, एल फॉर्म। बोलो समझ पा रहे हो, बोलो कर पाओगे। एक और दे दूं क्या, चलो लो, ले लो, अगर इतनी ही जिद कर रहे हो तो ले लो भाई। CS3 NH2 और CH2 CS3, और यहां पर रखता हूं मैं, चलो क्लोरीन भैया को रख देते हैं। बोलो, बोलो भाई, क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा, क्लॉक होगा, क्लॉक। देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है ना, ये तो हॉर्न बजाते ही रहेंगे, ना बजाने दो, तुम लोग दिमाग लगाओ। हाँ याशिका, एंटी, एंटी क्लॉक। अरे तुम यार मेरे आंखों के तारों, बोलो एंटी क्लॉक। हाँ तुम क्या बोल रहे हो, क्लॉक, एंटी क्लॉक, पलट मत जाना फिर अब। हाँ चलो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को। सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन, थर्ड प्रायोरिटी CS2 CS3, क्यों, एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन साथ साथ कार्बन भी है ना, 3। तो रोटेशन क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। रोटेशन क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसा है, क्लॉकवाइज। लेकिन लो प्रायोरिटी ग्रुप कौन है, CS3, तो CS3 है, हाँ, तो कैसी जंप हुई, इवन जंप। दैट मीन्स क्लॉक का क्या रहा, क्लॉकवाइज। बोला था पलटना मत, एंटी क्लॉक बोला था ना, हाँ। तो कौन सी फॉर्म, डी फॉर्म। बोलो पता चल रहा है, बोलो क्या ऐसे निकालना सीख गए हो, क्या ऐसे निकाल सकते हो, बोलो भाई, कर लेंगे, आसान है, पक्का, किसी को कोई डाउट, पक्का। कल फिशर प्रोजेक्शन देखते हैं, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन देखते हैं, है ना, कई सारी चीजें देखनी है। तो आज यही समाप्त करते हैं, है ना, आप लोग नोट कर लो, चलो।